360 में पाकिस्तान में लेबर सेफ्टी की सूरत हाल का जायजा, बल्दिया फैक्ट्री सानहे से क्या सीखा गया। BRT की सर्विस मुअत्तल और पुरानी बसों की तादाद में कमी, पेशावर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मसाइल कम न हो सके। 14 दिन बाद 2 टेस्ट उनके नेगेटिव आएंगे तो हम उनको घर भेजते थे। और पंजाब में कोरोना वायरस के खिलाफ हिकमत अमली पर तिब्बी माहिरीन की राय। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान, आप देख रहे हैं व्यू 360। दुनिया भर में हर साल तकरीबन 28 लाख अफराद काम की जगह पर हादसात या फिर बीमारियां लाहक होने के बायस मौत के मुंह में चले जाते हैं। गैलप की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी ज़्यादातर अमवात एशिया में होती हैं। पाकिस्तान में मजदूर तबका किन हालात में काम करता है, इसकी बदतरीन मिसाल तो बल्दिया फैक्ट्री सानहा है, जिसमें तकरीबन 300 अफराद जलकर हलाक हो गए थे। लेकिन जिस दिन यह वाक़या पेश आया था उसी रोज़ कुछ घंटे कबल लाहौर में जूतों के कारखाने में आग लगने से कम अज़ कम 25 अफराद हलाक हो गए थे। गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड पे कई मरतबा मजदूर झुलस चुके हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की कानों में भी मजदूरों की हलाकत के वाक़यात आए दिन रोनुमा होते हैं। ऐसा कोई भी वाक़या, साजिश हो या हादसा, ये हकीकत है कि पाकिस्तान में काम करने की बेशतर जगहों पे अमले की हिफाजत के लिए मुनासिब इक़दामात मौजूद नहीं होते। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान को उन मुल्कों में शुमार करती है जहाँ काम की जगह पर हिफाजती इक़दामात और उनकी इंस्पेक्शन का निज़ाम आलमी मयार से कहीं पीछे है। बल्दिया फैक्ट्री सानहे में अपने बेटे को खो देने वाली और मुतासरीन की तंजीम की चेयरपर्सन सईदा खातून कहती हैं कि अगर अली एंटरप्राइज़ में आग बुझाने के आलात और अखराज के हंगामी रास्ते होते और बिल्डिंग लॉज और लेबर लॉज समेत दीगर कवानीन पर अमल दरामद किया जाता, मुलाजमीन की मुनासिब तरबियत की गई होती, तो शायद इस कदर बड़ा हादसा ना होता। बल्दिया फैक्ट्री सानहे के मुतासरीन तो अदालत के फैसले से मुतमईन नहीं। आइए देखते हैं कि हमारे साथी मोहम्मद साकिब को कुछ मुतासरीन ने क्या बताया, और फिर ये बात करेंगे कि 8 सालों के दौरान पाकिस्तान में वर्कर सेफ्टी के एतबार से कुछ बदला है या नहीं। उस दिन क़यामत थी, क़यामत सुगरा थी। हर घरों पे लाशें, हर घर पे मातम, हर घर पे डेड बॉडी, सब यंग बच्चे। कुछ लाशें ऐसी भी आई है जलकर, जो ऊपर फ्लोर में काम कर रहे थे स्टिचिंग में। हमारे तरफ एक माँ और एक उनकी बेटी थी, यानी कि जलकर छोटी हो गई थी। उनको यानी कि थैले में, बड़े थैले में लेकर आए थे डेड बॉडी उनकी, कि उनको अगर पकड़ो तो टूट जाएगी, बिखर जाएगी। सेफ्टी नहीं थी। दहशतगर्दी है या नहीं है, आग लगी है या लगाई गई है, सेफ्टी रहता, निकलने का रास्ता रहता, हमारे बच्चे निकल आते। मैं बोलती हूँ जो मालिकान कहाँ है? अगर दहशतगर्दी है और भत्ता खोरी है तो भत्ता किससे मांगा गया? ये जुबैर चरिया या हम्माद सिद्दीकी या रहमान भोला, ये किससे मांगा? कौन शख्स से मांगा? मालिकान से मांगा ना। तो मालिकान है कहाँ? मालिकान क्यों यहाँ से फरार हो गया? जिस मुल्क में इतने बड़े केस हो, जिस फैक्ट्री में 260 बच्चे को जला दिया गया हो, उस मालिक के नाम पे केस हो, मालिक कैसे फरार हो सकता है? मालिक कैसे जा सकता है? जब इस दुनिया में हम ना रहें तो हो सकता है इंसाफ मिल जाए, क्योंकि हमारा रियासत ऐसा ही है कि लोग जब फौत हो जाते हैं तो उनकी केस ओपन होती है। 2 साल 3 साल के बाद केस ओपन हुआ, फला बंदे को बुला कर लाओ, तो पता चलता है कि वो बंदा ख़त्म है 2 साल 3 साल पहले। तो इसी तरीके से हमारा रियासत है। मैं अब तक अपने बेटे का इंतज़ार करती हूँ कि मेरा बेटा वापस आएगा, मुझे अम्मी बोलेगा। मेरा ये रात शाम होता है। अब तक 8 साल गुजर चुका है, मगर मगरिब के टाइम में मेरे आंसू कम नहीं होती। इसी तरीके से मैं इसकी लेके 8 साल तक मैं जी रही हूँ। नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि 8 सालों के दौरान सूरत हाल बेहतर होने के बजाय उन्हें यह लगता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में मजदूरों के दरमियान एक खौफ का माहौल पैदा हो गया है, और साथ ही इंडस्ट्रियल रिलेशन से मुतल्लिक़ क़वानीन और उन पर अमल दरामद कराने वाले इदारे भी मौसर नहीं दिखाई दे रहे।
फेडरेशन के मुताबिक पाकिस्तान की 6 करोड़ 80 लाख की अफरादी क़ुव्वत में 1% से भी कम मजदूर यूनियन की शक्ल में मुनज़्ज़म हैं। 5% से भी कम फैक्ट्रियाँ रजिस्टर्ड हैं, जबकि बेशतर कारखानों में गैर कानूनी ठेकेदारी का निज़ाम जारी है। वर्कर सेफ्टी के एतबार से दुनिया भर में सिंगापुर का शुमार बेहतरीन मुल्कों में होता है। अमेरिका में काम के दौरान ऊंचाई से गिर के हलाक होना एक बड़ा मसला है। 2013 में बांग्लादेश में राना प्लाजा डिज़ास्टर हुई थी, जिसमें 1000 से ज़्यादा गारमेंट फैक्ट्री के मजदूर इमारत गिर जाने से हलाक हो गए थे। उसके बाद आलमी बरादरी ने वर्कर्स की सेफ्टी के लिए एक नए मुआहदे पर दस्तखत किए थे। पाकिस्तान भी उसका हिस्सा है, लेकिन बहुत सारे आलमी क़वानीन और करारदादों से इत्तफाक करने का फ़र्क क्या पड़ा? हमारे साथी इमरान जदूर ने इसी बारे में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर एजुकेशन रिसर्च के जॉइंट डायरेक्टर जुल्फ़िकार शाह से बात की, तो उनका कहना था कि 8 सालों के दौरान भी वर्कर सेफ्टी के एतबार से पाकिस्तान में कुछ नहीं बदला। हमें तो ये देखना चाहिए कि कितनी वर्क प्लेसेस को आपने जो है वो सेफ कर लिया। कोई हमें बता सकता है कि कितनी फैक्ट्रीज की इंस्पेक्शन हुआ? इवन और चीजों को छोड़ लें, लेकिन खास तौर पे बिल्डिंग की सेफ्टी के हवाले से या फायर या सेफ्टी के हवाले से कोई इंस्पेक्शन हुआ? कोई बता दे कि हमने कम से कम 5000 फैक्ट्रीज का इंस्पेक्शन किया और ये 5000 फैक्ट्रीज सेफ है। ऐसी कोई चीज नहीं हुई है यहाँ पर। तो मेरे ख्याल में जो 2012 के हालात थे ऑन द ग्राउंड वो सेम हालात हैं, बट द पॉइंट इज दैट कि जो एक मैकेनिज्म होता है चीजों को सेफ करने का वो कहीं भी शुरू नहीं हुआ है। तो वो हम नहीं कह सकते कि कोई ऐसी जगह सेफ हो गई है। लेकिन इस पे तनकीद ये हो रही है कि लॉज होने के बावजूद इस पे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है उन लॉज की। हम तो समझते हैं कि ओवरऑल जो खास तौर पे लेबर में, इंडस्ट्री में कोई खास इंटरेस्ट नहीं लिया जाता, कोई दिलचस्पी नहीं ली जाती। आप पिन पॉइंट करते हैं, जी लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दिस इंडस्ट्री। आप एक बिल्डिंग एंड सेफ्टी को चेक करें, आप फायर एंड सेफ्टी को चेक करें। पिछले हफ्ते आप देखें कराची में साइड के एरिया में एक फैक्ट्री कोलैप्स हो गई क्योंकि बारिशें हुई थी, उसके बाद क्या हुआ कोलैप्स। तो ये ऐसे वाकयात नहीं है कि ये सिर्फ 2012 में जो है 258 या 59 वर्कर्स जो है वो जान बहक हो गए थे। तो देखें ये एक फंडामेंटल इश्यूज हैं जिसको बहुत संजीदगी से देखना होगा। तो देखें आप पे तो बहुत भारी जिम्मेदारी होती है, लेकिन हमने तो हमेशा ये पोजीशन ली है कि देखें ये सारी चीजें जो है वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, आइन में प्रोवाइडेड है कि लोगों की सेफ्टी, लोगों के जान की, लोगों के माल की, लेकिन जान से बढ़ करके कुछ नहीं है। ये बहुत गरीब लोग होते हैं, एक तरह से डिस्पोजेबल लोग होते हैं, मर जाते हैं, कोई नहीं पूछता। वो माल जाके उनके घर पे मिला के पुलिस इधर उधर वो करके बस कुछ भी नहीं होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत से एक्टिविस्ट, विक्टिम्स और उनके खानदानों का कहना है कि बल्दिया फायर का फैसला दुरुस्त नहीं था और इस आग के जिम्मेदार लोग अभी भी बाहर हैं। जब भी कोई वर्डिक्ट आते हैं तो जरूरी नहीं है कि लोग उसमें से खुश हों, लेकिन हमारी पोजीशन तो ये है कि इसके बहुत सारे एस्पेक्ट थे। खास तौर पे जो वर्क प्लेस थी वो अनसेफ थी। आप देखें कराची के एक मिडिल में एक फैक्ट्री थी, उसमें 1500 इंसान काम कर रहे थे। वो फैक्ट्री कहीं रजिस्टर्ड नहीं थी, उस फैक्ट्री का कहीं रिकॉर्ड नहीं था, जबकि उस फैक्ट्री का 80% जो प्रोडक्शन है वो जर्मनी जा रही थी। तो सर, ये कवानीन में ऐसी क्या कमजोरियां हैं जिनकी वजह से अभी भी इस किस्म के वाकयात देखने में आते हैं और लोग कानून की गिरफ्त से बाहर भी रहते हैं? इस बिल्डिंग का किसने नक्शा पास किया? क्योंकि अब सब लोग इस पे एग्री हैं, गवर्नमेंट की अपनी रिपोर्ट है, FIA की रिपोर्ट है, सब लोग ये कह रहे हैं कि बिल्डिंग फॉल्टी था। तो किसने नक्शा पास किया? जिस इदारे ने नक्शा पास किया आपने उसको कोई सजा नहीं दी। फिर यहाँ की इंस्पेक्शन के लिए कौन जिम्मेदार था? जो डिपार्टमेंट यहाँ जाके इंस्पेक्शन करता, जिस डिपार्टमेंट को इस फैक्ट्री को रजिस्टर करना होता, आपने उनको कोई सजा नहीं दी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं हुई। तो बुनियादी तौर पे जो गवर्नमेंट के इदारे होते हैं, समहाउ अनफॉर्चुनेटली वो किसी न किसी तरह से निकल जाते हैं पकड़ से। किस किस्म के वसाइल की कमी है? देखिए मेरा तो ये ख्याल है, बल्कि हम लोगों की ये पोजीशन है, देखें कराची एक बहुत बड़ा शहर है और अनफॉर्चुनेटली यहाँ जो भी डिजास्टर आता है ना वो एक बड़ा डिजास्टर क्रिएट करके जाता है। तो बुनियादी तौर पे जो फायर एंड सेफ्टी के हवाले से तो अल्लाह का शुक्र है, हम कहते हैं कि अगर यहाँ कोई आग नहीं लगती तो अल्लाह का शुक्र है, वरना जब भी ऐसी आग लगेगी इतने ही लोग जलेंगे, आई कैन टेल यू एटलीस्ट, क्योंकि हम देख रहे हैं, क्योंकि आपके पास उस तरह के अरेंजमेंट्स नहीं है और जिस तरह से लोग से काम करते हैं। देखिए आपके पास आधी फैक्ट्री ऐसी है जहां पर बहुत खिड़कियां लोहे की लगी होती हैं, यहाँ दरवाजे बंद होते हैं, जहां एग्जिट की कोई जगह नहीं होती है। इनएबिलिटी क्या है पाकिस्तान की कि वो कंप्लाई नहीं कर रही लेबर लॉज से? देखें बुनियादी तौर पे जिस तरह मैंने कहा कि एक तो इशू ये है कि ये जो लेबर है वो प्रायोरिटी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। दूसरा जिस तरह मैंने कहा देखिए लेबर की कहीं से ही नहीं है भाई, आपके पास कोई एक लेबर का नुमाइंदा नहीं है जो नेशनल असेंबली में हो, एक लेबर का नुमाइंदा नहीं है जो सेनेट में हो, एक लेबर का नुमाइंदा नहीं है जो प्रोविंशियल उसमें हो, असेंबली में हो। तो कौन आपकी बात करेगा? तो पहला तो है कि आप पॉलिटिकल
प्रोसेस से, जो डिसीजन मेकिंग है उससे आउट है, तो वो आपको आउट कर देता है। दूसरा ये है कि लाजमी है कि यहाँ एक पावरफुल इंटरेस्ट की लॉबी है, उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप्स भी आ जाते हैं, उसमें बहुत बड़े बिजनेस ग्रुप्स में आते हैं। तो मेरे ख्याल में इस तरह की चीजों को कभी देखा ही नहीं गया संजीदगी से। सानिया बल्दिया फैक्ट्री के नताइज और पाकिस्तान में वर्कर सेफ्टी से मुताल्लिक मजीद जानने के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। इसके अलावा facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे भी यही मालूमात आपको मिलेंगी। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। इन दिनों जब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से अपने खिताबात में आलमी रहनुमा मसाइल और उनके हल की निशानदही में मसरूफ़ हैं, यमन में जारी जंग को 6 साल मुकम्मल होने वाले हैं। इंसानी हुकूक़ की तंजीमें सूरत हाल को बदतरीन इंसानी बहरान करार दे रही हैं। जनरल असम्बली से अपने खिताब में सऊदी अरब के फरमारवा शाह सलमान ने ईरान पर तनकीद की और कहा कि वो यमन के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहा है। ईरानी सफ़ीर का जवाब था कि सऊदी अरब कहत को जंग के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। हमारे साथी नीलोफर मुगल बता रही हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा में यमन से मुतल्लिक़ माहिरीन के ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस जंग में सभी फ़रीक़ैन इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं और आलमी ताकतों पर जोर दिया है कि वो फ़रीक़ैन को हथियार फराहम करना बंद करें। यमन से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के ग्रुप ऑफ एमिनेंट इंटरनेशनल एंड रीजनल एक्सपर्ट्स ने इस माह अपनी तीसरी रिपोर्ट में उस जंग ज़दा मुल्क में इंसानी हुकूक और बैनुल-अक़वामी इंसानी कवानीन के हवाले से शदीद खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया है। मुसलसल तीसरे साल माहिरीन के ग्रुप को ऐसे सबूत मिले हैं जिनकी बुनियाद पर वो यकीन से कह सकते हैं कि तनाज़े के फरीक़ैन ने बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक और बैनुल-अक़वामी इंसानी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की हैं और ये जारी हैं। इनमें से बाज़ जंगी जराइम में भी शुमार हो सकती हैं। माहिरीन का कहना है कि इन खिलाफ वर्जियों की जिम्मेदारी तनाज़े में शामिल तमाम फरीकों पर आयद होती है, यानी यमन की हुकूमत, दिफाई हुकाम, सदरन ट्रांजिशन काउंसिल और इत्तेहाद के मेंबरान, ख़ास तौर पर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात। एम्बेसडर जेरल्ड फायरस्टीन ओबामा दौर में यमन में अमरीकी सफ़ीर के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। मैं समझता हूँ कि यकीनन तनाज़े की वजह से दोनों तरफ के मासूम शहरियों की हलाकतों की जिम्मेदारी के बारे में सवालात मौजूद हैं। मुझे नहीं लगता कि वाक़अतन कोई भी संजीदगी से तफ्तीश करने में कामयाब रहा है क्या इनमें से कोई भी अमल जंगी जुराइम के ज़ुमरे में आता है या नहीं। मुझे लगता है कि जब तक इन सवालों को वाक़अतन जांचने का मौका मुयस्सर ना आ जाए, इन इश्यूज़ के बारे में बात करना फ़ायदेमंद नहीं है। ग्रुप ने अपनी सिफारिशात में जोर दिया है कि तनाज़े के फरीकैन को अरबों डॉलर्स के असलहे की फ़रोख्त बंद की जाए और कहा है कि इस असलहे की वजह से यमन में जंग मज़ीद तेज़ हो रही है। हम ख़ास तौर पर इस हवाले से तशवीश में मुब्तला हैं कि बाज़ मुल्क यमन के तनाज़े के फरीकैन को असलहे की फराहमी जारी रखे हुए हैं। इसमें चंद सरकर्दा खिलाड़ी अमेरिका, फ्रांस और बरतानिया हैं। इस साल हमने कनाडा को भी इसमें शामिल किया है क्योंकि 2019 में कनाडा की जानिब से असलहे की फ़रोख्त में तेज़ी आई है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पेओ ने इस रिपोर्ट को बेबुनियाद करार दिया है और कहा है कि अमरीकी इक़दामात से शहरियों की जानों के ज़िया को रोका गया है। यमन जंग में अमरीका और दीगर फरीकों के किरदार और इस तनाज़े के हल के हवाले से एम्बेसडर जेरल्ड फायरस्टीन का कहना है कि सिर्फ बैनुल-अक़वामी कुव्वतों को इसका जिम्मेदार ठहराना दुरुस्त नहीं, हौसी बागियों को भी ताउन का मुज़ाहरा करना होगा। अमरीका हकीकत में यमन की जंग का हिस्सा नहीं है। यकीनन यमन जंग में हमने सऊदी अरब के ज़ेरे क़यादत इत्तेहाद की हिमायत की है और यकीनन ये अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदाद 2216 के मुताबिक है। मेरी राय में तनाज़े के लिए हौसियों से ज़्यादा सऊदी इत्तेहाद को जिम्मेदार ठहराना गलती है। ये वाज़ेह है कि सऊदी और उनके इत्तेहादी शराकतदार बशमूल हादी हुकूमत एक सियासी हल की जानिब पेशरफ्त का खैर मकदम करेंगे। मेरे ख्याल में असल रुकावट हौसियों का संजीदा मुज़ाकरात से लगातार इनकार और यमन की सरजमीन पर अपना कंट्रोल बढ़ाने की उनकी कोशिशें हैं। ईरान की हिमायत याफ्ता हौसी बागी यमन के कई शहरी इलाकों पर काबिज हैं और उनका दावा है कि वो बदउनवान निज़ाम के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। यमन में खाना जंगी का आगाज़ 2014 में हुआ जब साबिक सदर अली अब्दुल्ला सालेह के वफादारों और हौसी बागियों ने अक़वाम मुत्तहिदा की तस्लीम शुदा हुकूमत के खिलाफ बगावत करते हुए दारुल हुकूमत सना पर कब्जा कर लिया था। 2015 में लड़ाई में उस वक्त शिद्दत आ गई जब यमनी हुकूमत की हिमायत में सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात की क़यादत वाले इत्तेहाद ने फौजी मुदाखलत की और हौसियों के खिलाफ जंग का आगाज़ किया।
इंसानी हुकूक के इदारों के मुताबिक 6 सालों से जारी जंग में अब तक 1 लाख से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं और 80% से ज़्यादा आबादी इमदाद पर गुजर बसर कर रही है। नीलूफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। पेशावर में BRT की आमद के बाद भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने वालों की मुश्किलात ख़त्म नहीं हुई। BRT की बसों में आग लगने के कुछ वाक़यात के बाद इस सर्विस को आर्जी तौर पे बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ बसों के पुराने निज़ाम से मुंसलिक अफराद की शिकायत है कि BRT की आमद से उनका रोज़गार छिन गया है। अब जबकि शहर में पुरानी बसों की तादाद कम होती जा रही है और साथ ही BRT का निज़ाम आर्जी तौर पर मुअत्तल है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल क्या है, इस बारे में देखते हैं नजरुल इस्लाम की रिपोर्ट। पेशावर की सड़कों पर ट्रैफिक के हजूम से अलग दौड़ती BRT बसों का मंसूबा फ़ाल हुआ तो शहरियों ने इसे पसंद किया। ये एक अच्छी सहूलत है, इसमें गर्मी भी नहीं होती है, इसमें जो लोग स्कूल जाते हैं जॉब के लिए, कॉलेज के लिए, ये एक बड़ा एक अच्छा सहूलत है और इसमें टाइम भी बच हो जाता है इसमें। लेकिन थोड़ा ही अरसा चलने के बाद मंसूबा आर्जी तौर पर रोक दिया गया। बसों में अचानक आग लगने के वाक़यात के बाद पूरा फ्लीट तकनीकी जांच पड़ताल के लिए खड़ा है। उम्मीद करते हैं कि ये सर्विस दोबारा जल्द से जल्द बहाल हो जाए ताकि हम इससे इस्तेफादा कर सकें। ट्रांसपोर्ट के पुराने निज़ाम से मुंसलिक अफराद BRT की आमद से पहले ही नाखुश हैं। उन्हें शिकायत है कि एक मुनाफा बख्श रूट उनसे छिन गया है। BRT मंसूबे के तहत चमकनी से कारखानों मार्केट तक 27 किलोमीटर ट्रैक पर कुल 30 स्टेशन हैं। हर टर्मिनल पर बस को 2 से 4 मिनट रुकना होता है। 25 साल से ट्रांसपोर्ट के कारोबार से वाबस्ता नदीम अहमद कहते हैं कि जब से बस रैपिड ट्रांजिट की ये सर्विस शुरू हुई है, उनका काम न होने के बराबर रह गया है। 3 साल से जो है हमारा रोज़गार ख़राब हो गया है, क्योंकि इसलिए कि पहले जो है सड़कें टूटी और सड़कों में जितनी मुश्किलात और तकलीफ़ें थी वो हम लोगों ने उठाई और उसके बाद जो है कोरोना आया। कोरोना के बाद जब हम लोग आए गाड़ियों पे तो फिर जो है ये BRT चालू हो गया है। BRT चालू होने की वजह से हम लोगों के जो है सारा रोज़गार ख़राब हो गया है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक पेशावर में तकरीबन 7 लाख अफराद रोजाना इन्हीं बसों में सफर करते थे, मगर इन बसों को आहिस्ता आहिस्ता सड़कों से हटाया जा रहा है। वज़ीर आला सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मौन खसूसी बराए इत्तलात कामरान बंगश के मुताबिक हुकूमत की कोशिश है कि शहर को अब तक रवां दवा रखने वाले इस नई दौड़ में पीछे न रह जाएं। हमने उनके बसेस को स्क्रैप करने के लिए उनको मुआवजा दिया। हम मुआवजा दे रहे हैं उनको कि वो अगर अपनी बसेस जो है वो हमें देना चाहते हैं। साथ ही साथ उनके जो ड्राइवर्स हैं उनको हमने फ़र्स्ट प्रायोरिटी दी कि अगर BRT बसेस में वो ड्राइव कर सकते हैं या उनकी हम स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो जो बसेस जो है सरेंडर नहीं करना चाहते उनको हम अल्टरनेट रूट्स पर लगा सकते हैं। लेकिन बसों के पुराने निज़ाम से जुड़े अफराद की शिकायत है कि उन्हें वो तरजीह नहीं दी जा रही जिसका उनसे वादा किया गया था। इन लोगों ने कहा था कि भाई हम आपसे गाड़ियां भी देंगे, रोजगार भी देंगे, लेकिन इन लोगों ने हमें कुछ भी नहीं दिया। पेशावर में BRT की आमद से पहले रोजाना तकरीबन 500 बसें चला करती थीं। अब इनकी तादाद 200 के करीब रह गई है। हुकाम का कहना है कि पुराना निज़ाम शहर की ज़रूरतों का बोझ नहीं उठा सकता। पुराना निज़ाम जो था, फरसूदा निज़ाम जो था, जिसमें लोग लटक के जा रहे हैं, सेफ्टी नहीं थी, पैसे का ज़िया, टाइम का ज़िया, एनर्जी का ज़िया, तो BRT तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और ये विद रैपिड अर्बनाइजेशन जो हो रही है उस हवाले से लोगों की नीड्स को फुलफिल करने के लिए इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक बनाया गया। लेकिन इस वक्त तो नया निज़ाम भी काम नहीं कर रहा। BRT के आर्जी तौर पर बंद होने की वजह से पुराने ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर इजाफी बोझ बढ़ गया है। हुकाम के मुताबिक BRT का टारगेट माहाना 3.5 लाख से ज्यादा मुसाफिरों को आमदोरफ्त की सहूलत मुहैया करना है। BRT का मंसूबा आर्जी तौर पर बंद होने के बायस एक बार फिर मुसाफिर बसों के पुराने निज़ाम का सहारा लेने पर मजबूर हैं। ये मंसूबा दोबारा चल पड़ा तब भी तमाम मुसाफिरों का बोझ नहीं उठा सकेगा और इसीलिए पुरानी बसों को मुकम्मल तौर पर स्क्रैप होने में एक अरसा लग सकता है। नजरुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, पेशावर। लॉकडाउन ख़त्म हुआ, कारोबारी सरगर्मियां बहाल हो रही हैं और तालीमी इदारे भी खुल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान से कोविड-19 अभी ख़त्म नहीं हुआ और इसीलिए लोगों को एहतियात करने के लिए हिदायत दी जा रही हैं। उन पर अमल दरामद कम ही नज़र आ रहा है। सूबा पंजाब में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के हवाले से हुकूमत की हिकमत अमली को माहिरीन सेहत किस तरह देख रहे हैं, इसी बारे में रिपोर्ट लेके आई हैं समन खान।
पाकिस्तान में कोविड-19 का पहला केस 26 फरवरी जबकि पंजाब में 14 मार्च को रजिस्टर हुआ। यही वो वक्त था जब सूबे में महकमा सेहत अमली तौर पर हरकत में आया। सरकारी अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड्स बनाए गए और कई सरकारी और निजी इमारतों को करंटीन या मराकज़ में तब्दील किया गया। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक उनकी हिकमत अमली से कोविड-19 के केसेस में वाज़िया कमी आई, लेकिन इस दौरान मरीजों का रवैया उनके लिए खासा चैलेंजिंग रहा। 14 दिन क्वारंटाइन कंपलसरी था। 14 दिन बाद 2 टेस्ट उनके नेगेटिव आएंगे तो हम उनको घर भेजते थे। और कई दफ़ा ऐसा होता था कि कई पेशेंट के 34 दिन तक 2 टेस्ट नेगेटिव नहीं होते थे। वो फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन का शिकार हो जाते थे, एजिटेशन पर आ जाते थे, बहुत अग्रेसिव हो जाते थे कि हमें बीमारी कोई नहीं, आपने हमें क्यों रखा है। सूबे पंजाब में कोविड-19 पर काबू पाने के लिए महकमे सेहत के साथ तमाम हुकूमती मशीनरी भी पेश दिखाई दी, लेकिन माहिरीन सेहत कानून नाफिज करने वाले इदारों को साथ मिलाने पर तनकीद करते हैं। जहाँ केस रिपोर्ट हुआ है पुलिस उठाएगी और उसको ला के एक सो कॉल्ड एक आइसोलेशन सेंटर में डाल देगी। बीमारी को एडमिनिस्ट्रेटिवली हैंडल किया, गलत तरीके से हैंडल किया, उससे लोग डर गए, लोगों ने रिपोर्ट भी नहीं किया। लेकिन महकमा सेहत का कहना है कि मरीजों को करंटीनिया करने के इसी अंदाज ने उन्हें और अवाम को बड़ी मुश्किल से बचाया है। तालीमी इदारों की बहाली के पहले हफ्ते ही सूबे में तालीमी इदारों की सतह पर 39,296 टेस्ट कराए गए, जिनमें से 81 तलबा में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जिसके बाद बाज़ स्कूल बंद भी किए गए। ये हमने फैसला बहुत जल्दबाजी में कर दिया और सिर्फ उसी एक अपने बयानिए को तक़वियत देने की खातिर कि देखो दुनिया से मना कर रहे थे, हमने कर लिया और हम ये ऐसा ठीक हो गए। वेराज ये भी अगर इसको कोई साइंटिफिक बुनियादों का एनालिसिस करेगा तो ये बयानिया भी दुरुस्त नहीं तस्लीम किया जाएगा। महकमे सेहत के मुताबिक पाकिस्तान के सर पर अब भी कोविड-19 की दूसरी लहर की तलवार लटक रही है। शहरी हिफाजती तदाबीर पर भी अमल करते कम ही नजर आ रहे हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक गली मोहल्लों की सतह पर कोरोना वायरस के महदूद टेस्ट सूरत हाल की मुकम्मल तस्वीर पेश नहीं करते। पूरी दुनिया के अंदर जो डायग्नोस्टिक वैल्यू एक पैंडेमिक की होती है, दैट इज TPM, टेस्ट पर मिलियन। छोटे मोटे टेस्ट तो गिनते ही नहीं है, वो टेस्ट पर मिलियन के हिसाब से वो कहते हैं कि उसकी परसेंटेज जो चल रही है। तो टेस्ट पर मिलियन कर लीजिए, आज भी यहाँ पे कर लीजिए, तो रेशो वही आएगी जो कोरोना की पहले थी। पाकिस्तान में अंदाज़न हर 10 लाख में से 14,400 अफराद को टेस्ट किया गया है। माहिरीन सेहत के मुताबिक मुल्क की आबादी के लिहाज से ये तादाद नाकाफ़ी है, मगर पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि हुकूमत ने वही तरीक़ाकार अपनाया जो दुनिया ने इख्तियार किया। हर बंदा उठता कहता है कि ये गवर्नमेंट फेल हो गई है पेंडेमिक को कंट्रोल करने में, तो उसका मतलब सारी दुनिया भी तो फेल हो गई है ना। अमेरिका जैसी क्या कहते हैं हुकूमतें वो फेल हो गई, इंग्लैंड जैसी हुकूमतें फेल हो गई, आपकी यूरोपियन मुल्क फेल हो गए। मकसद ये है कि आप एग्ज़ाम्पल्स देते हैं न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड की आबादी जो है वो लाहौर की आधी से भी कम आबादी है। माहिरीन सेहत कहते हैं कि सेहत और मुआशियात को आपस में जोड़ा नहीं जा सकता। रियासती जिम्मेदारी निभाते हुए हुकूमत ने कारोबारी सरगर्मियाँ तो बहाल कर दी, लेकिन अब अपनी सेहत की हिफाजत आवाम को खुद भी यकीनी बनानी है और मास्क लगाने और एक दूसरे से फासला रखने जैसे हिफाजती इक़दामात को रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाना होगा। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। ये था आज का व्यू 360। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए हमसे कनेक्ट करते रहिए। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।